आइए आज हिंदी साहित्य के एक बेहद खूबसूरत और सदाबहार खजाने को खंगालते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की वो अमर रचना माँ कहे एक कहानी। इस एक्सप्लेनर में हम न्याय, दया और नैतिकता के उस शानदार सफर पर चलेंगे जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। कविता के शुरू होने से पहले ही हमारे सामने एक बहुत ही गहरा फिलॉसफिकल सवाल खड़ा हो जाता है। किसी जीवन पर असली हक किसका होता है? उसका जो जान लेने पर उतारू है या उसका जो जान बचाता है? कहानी के आगे बढ़ने से पहले इस सवाल को जहन में रखना बहुत जरूरी है। भाग 1, दो दावों की कहानी। अब देखिए ये पूरी कविता शुरू कैसे होती है। एक बहुत ही प्यारे और आत्मीय दृश्य से। एक माँ और उसका छोटा सा बेटा साथ बैठे हैं और ये कोई ऐसी वैसी बातचीत नहीं है। बच्चा जिद करते हुए पूछता है, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। मतलब शुरुआत से ही ये कविता ध्यान खींच लेती है। ये इतनी संवादात्मक है कि ऐसा लगता ही नहीं हम कुछ पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है मानो हम उसी कमरे में बैठकर उस मासूम सी जिद को सुन रहे हों। भाग 2, घायल हंस की कहानी। अब देखते हैं कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। एकदम सुबह सुबह का वक्त है और बच्चे के पिता एक बेहद खूबसूरत उपवन में टहल रहे हैं। चारों तरफ शांति है, फूलों की खुशबू है और तभी अचानक से इस शांत माहौल में एक भूचाल सा आ जाता है। आसमान से एक हंस नीचे गिरता है। उसे एक तेज तीर लगा है। पिता बिना एक पल गवाए उस घायल पक्षी को उठा लेते हैं, उसे सहलाते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है उस शिकारी की जिसने वो तीर चलाया था और वो आते ही अपने शिकार की मांग करने लगता है। शांति से शुरू हुई बात एकदम से भारी तनाव में बदल जाती है और यहीं पर आकर दो बिल्कुल उल्टी सोच आपस में टकराती हैं। एक तरफ है शिकारी का दावा। उसका तर्क बड़ा सीधा है। उसने अपने अचूक निशाने, अपने कौशल और मेहनत से इस पक्षी को गिराया है, तो नियम से ये उसका हुआ। दूसरी तरफ बचाने वाले का दावा है, जो पूरी तरह से करुणा, सुरक्षा और जीवन देने पर टिका है। दोनों अपनी अपनी बात पर एकदम अड़े हुए हैं और जब कोई हल नहीं निकलता तो मामला सीधा दरबार यानी न्यायालय पहुंच जाता है। भाग 3, ऐतिहासिक सत्य। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सिर्फ किसी आम राजा रानी या परियों की कहानी नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ आता है। कविता में जो माँ कहानी सुना रही है ना, वो असल में राजकुमारी यशोधरा हैं और जो पिता बाग में टहल रहे थे वो राजकुमार सिद्धार्थ हैं। बिल्कुल सही, जिन्हें आगे चलकर पूरी दुनिया ने गौतम बुद्ध के नाम से जाना। और जो बच्चा ये कहानी सुन रहा है वो उनका पुत्र राहुल है। असल में ये पूरा अंश मशहूर महाकाव्य यशोधरा से लिया गया है। क्या कमाल की बात है ना। और इतने शानदार शब्दों को पिरोने वाले शिल्पकार को जानना भी तो जरूरी है। ये अमर पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की कलम से निकली है। झांसी के पास चिरगांव में जन्मे गुप्त जी, सच कहें तो इनकी रचनाओं ने आज़ादी के आंदोलन के समय लोगों के दिलों में देशभक्ति की आग लगा दी थी। साकेत, भारत भारती और यशोधरा, इनकी कृतियों में भारतीय इतिहास और संस्कृति की पूरी आत्मा बसती है। भाग 4, शब्दों का जादू। गुप्त जी ने जिस तरह से शब्दों के साथ खेला है वो इस कहानी को सिर्फ पढ़ने वाली चीज नहीं बल्कि एक अनुभव बना देता है। जरा इन पंक्तियों पर गौर कीजिए। राजा था या रानी, राजा था या रानी। यहां शब्दों को जिस तरह से दोहराया गया है वो एकदम नेचुरल लगता है ना। बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई बच्चा बार बार एक ही सवाल पूछकर जिद करता है। ये जो ध्वनियों का खेल है ये कविता की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है। इसी के साथ इस रचना में कुछ बहुत ही वजनदार शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जैसे सदैव और निर्दय। सदैव यानी वो जिसका दिल करुणा से भरा हो और निर्दय यानी क्रूर। मजे की बात यह है कि ये सिर्फ व्याकरण के विलोम शब्द नहीं है, ये असल में पिता और शिकारी के बीच चल रहे उस पूरे वैचारिक युद्ध का आधार है। पूरी कहानी इन्हीं दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है। एक और कमाल की चीज जो गुप्त जी ने की है वो है विराम चिन्हों यानी पंक्चुएशन का शानदार इस्तेमाल। कहाँ रुकना है उसके लिए कॉमा, संवादों को अलग करने के लिए कोटेशन मार्क्स और अचानक उमड़ते जज्बातों के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स। गुप्त जी ने बिना कोई नाम लिखे सिर्फ इन चिन्हों के जरिए एक शांत माँ और एक एक्साइटेड बच्चे के बीच का फर्क इतनी खूबसूरती से खींच दिया है कि बस वाह। भाग 5, करुणा का फैसला। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि दरबार में फैसला क्या हुआ। सब लोग टकटकी लगाए बैठे हैं और तभी माँ यशोधरा कहानी रोक देती है। वो खुद अंत बताने के बजाय सीधे छोटे राहुल से पूछती हैं कि बेटा तुम बताओ तुम किसका पक्ष लोगे।
और उस नन्हे से बच्चे का जवाब, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि जब कोई किसी मासूम को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। रक्षक हमेशा भक्षक से बड़ा होता है, न्याय दया का दानी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो कभी नहीं बदलता। मारने वाले से हमेशा हमेशा ज्यादा हक बचाने वाले का होता है। अब देखिए, ये ऐतिहासिक फैसला सिर्फ उस दरबार या उस पुरानी किताब तक सीमित नहीं है। इसे आज के रोजमर्रा के जीवन में रखकर देखते हैं। मान लीजिए, क्लास में कुछ लोग एक सहपाठी को चिढ़ा रहे हैं, या किसी दोस्त को बिना बात के सजा मिल रही हो, या कोई साथी अकेले ही किसी काम से जूझ रहा हो। ये सारी स्थितियां हमारे सामने वही पुरानी चुनौती खड़ी करती हैं। क्या चुपचाप तमाशा देखना सही है, या फिर आगे बढ़कर रक्षक की भूमिका अपनाना? और इसी विचार के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं। सोचने वाली बात है, आज के इस दौर में एक रक्षक बनने का चुनाव कैसे किया जा सकता है। राहुल का वो सदियों पुराना फैसला आज भी करुणा का रास्ता चुनने की प्रेरणा देता है। ऐसी रचनाएं सिर्फ कहानियां थोड़ी होती हैं, ये तो जीवन जीने का एक पूरा नजरिया है। उम्मीद है कि इस चर्चा से कुछ नया सोचने का मौका मिला होगा। साहित्य की इस बेहतरीन दुनिया की खोज हमेशा जारी रहनी चाहिए, और इस सवाल पर विचार होना चाहिए कि जब भी न्याय और क्रूरता आमने सामने हो, तो न्याय हमेशा दया का ही साथ क्यों देता है।